हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। जो थोड़ा सा डाउट था कि शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, वो अब दूर हो चुका है। अब एग्ज़ाम उसके शेड्यूल डेट पे ही होने वाला है, दैट इज़ 23 जून। टाइम बहुत कम रह गया है, दैट इज़ 4 to 5 डेज रह गए हैं। अब हमें फोकस करना है सिर्फ रिवीजन पे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने पर। तो जितना ज़्यादा हो सके आप टेस्ट सीरीज दीजिए। हमारे ऐप पे भी आपको 5 फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें स्पेशल हमने जो फोकस है वो सुपरवाइज़र के स्पेशलाइजेशन पोर्शन पे किया हुआ है। तो आपको उस पर क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने स्टार्ट किया था रिवीजन को। यूनिट 6 की हम रिवीजन कर चुके हैं। आज हम करेंगे यूनिट 5 की रिवीजन। यूनिट 5 में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम एक बार गो थ्रू करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उनको एक बार हम रिकैप्चुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला टॉपिक है दैट इज फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, तो फूड क्या है? हर वो आप कहें सब्सटेंस, पार्टिकल जो हम इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल विच वी इंजेस्ट एंड विच प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हो सकता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हो सकता है, सीरियल्स हो सकते हैं, कार्ब्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं। सो एनीथिंग कैन बी, बट इट जस्ट नीड टू प्रोवाइड अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या डिजीज से लड़ने में हेल्प कर रहे हैं। फाइन। सो अगर टाइप्स की बात करें तो फूड को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आता है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एटीपी, दैट इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो हमारी एनर्जी, हमारे सेल्स जो हैं, नर्व सेल्स हो गए, कार्डियक सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, तो उन सब को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो जो फूड प्रोडक्ट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें इस कैटेगरी में लाया गया है एंड वो मेनली होते हैं कार्ब्स एंड फैट्स। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी आ जाती है बॉडी बिल्डिंग फूड्स की, जो हमारी बॉडी में मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो वो आ गया प्रोटीन। नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में वो कैटेगरी आएंगी जो हमें डिजीज से लड़ने में, इन्फेक्शंस को अवॉइड करने में हेल्प करेंगी। फाइन, सो दीज आर द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ फूड। नेक्स्ट आया है ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने फूड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 5 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया है ICMR ने फूड को। पहला ग्रुप आता है सीरियल्स का, दैट इज अनाज, ग्रेन्स। ठीक है, कार्ब्स का मेन सोर्स जैसे राइस, व्हीट, मेज। सेकेंड आता है पल्सेस, लेग्यूम्स, दालें। ठीक है, हर तरह की दालें जो प्रोटीन का मेन सोर्स रहती हैं, ब्लैक ग्राम, लेंटिल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है मिल्क एंड मीट, दैट इज द फूड प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, जिसमें मीट भी आ जाएगा, मिल्क भी आ जाएगा। फाइन। एंड फोर्थ इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सो ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर इंक्लूड इन दिस। ठीक है, जो फोर्थ ग्रुप है उसमें हर तरह का फ्रूट एंड वेजिटेबल इंक्लूडेड है। एंड फिफ्थ ग्रुप इज फैट, शुगर, घी एंड ऑयल। तो इस कैटेगरी ऑफ फूड प्रोडक्ट को एक अलग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, फूड को लाइक शुगर, घी, ऑयल, इसको एक सेपरेट फूड ग्रुप में रखा गया है ICMR द्वारा, बिकॉज इसके जो इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म में जो हमारी बॉडी को नेगेटिवली भी जो इम्पैक्ट ये करते हैं, ये इनका जो आप कहें प्रोसेस है हमारी बॉडी पे या हमारी बॉडी पे जो इनका असर होता है वो डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन केप्ट इन अ सेपरेट कैटेगरी। ठीक है, सो दीज आर द सेपरेट 5 ग्रुप्स ऑफ फूड बाय ICMR। नेक्स्ट आता है RDA, दैट इज रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, कि एक दिन में एक मेल को कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है और एक फीमेल को कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। सो एक मेल को 2300 to 2900 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है एंड फॉर अ विमेन इट इज़ लेस। ठीक है, विमेन के लिए लेस होती है क्योंकि नेचुरली फिजिकली ही उनका जो मसल वेट है या बोन वेट है, बॉडी वेट है, वो कंपैरेटिवली मेल से कम होता है। सो दैट्स वाई उनका जो RDA है दैट इज ऑल्सो लेस।
ठीक है। और दिस इज सम डेटा जो आप ध्यान रख सकते हैं, इस पे डायरेक्टली एमसीक्यू आ भी सकता है कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में कितनी अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में कितनी किलो कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी किलो कैलोरीज होती हैं। आजकल वैसे भी हर इंसान इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है, बिकॉज एवरीबडी इज मूविंग टूवर्ड्स हैविंग अ फिट डाइट और फिट बॉडी, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी शेप में आने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी चीज़ों का ध्यान नॉर्मली हर इंडिविजुअल को होना भी चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज वो इनटेक कर रहे हैं और कितना उनकी बॉडी को चाहिए है। नेक्स्ट कम्स द कैटेगरी ऑफ फास्ट फूड, जिसे हम सब ही जानते हैं और हम सब ही कंज्यूम करते हैं। वेरी करता है, कुछ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं, बट एवरीबडी ऑफ अस यूज दिस इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो फास्ट फूड क्या है? दीज आर वो दोज फूड प्रोडक्ट्स जो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, बड़ी जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, जो बहुत क्विकली सर्व किए जा सकते हैं और क्विकली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बट इनकी एक लिमिटेशन है कि न्यूट्रिशन इसमें बहुत लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू हमारा नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स लाइक कार्ब्स हो गए या प्रोटीन्स, जो भी हम सीरियल्स खा रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, उनके कंपैरेटिवली इनमें जो न्यूट्रिशन लिमिटेड होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड और फाइबर तो ना के बराबर, बट फैट का बहुत हाई परसेंटेज होता है, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से HDL, that is high density cholesterol, which is bad cholesterol, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोडियम कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी जो है ये हमारे शरीर को बहुत कम देते हैं। अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन एंड विटामिन B2, दिस इज ऑल्सो वेरी लेस इन दीज प्रोडक्ट्स, दैट इज फास्ट फूड, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पिज्ज़ा, बर्गर, ऑल दिस, ठीक है। और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से आजकल जो है इन्हीं दोनों की वजह से नहीं, बट जनरली जो ट्रेंड चल रहा है ईटिंग पैटर्न को देख के, जो एडोलसेंस फॉलो कर रहे हैं, जो टीनेज फॉलो कर रहे हैं, जो जनरल पॉपुलेशन फॉलो कर रही है, उसकी वजह से 2 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर बहुत कॉमनली पॉपुलेशन में देखे जा रहे हैं। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड सेकंड इज बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है एक पर्टिकुलर बॉडी शेप को अचीव करने का, पीयर प्रेशर की वजह से या फिर सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से, एवरीबडी वांट टू फिट इनटू दैट साइज विच यू कैन से 0 साइज और वट एवर इट इज। सो उसके लिए क्या है कि हर पर्सन बहुत कम, जितना उन्हें चाहिए उससे भी कम खाना शुरू करता है। देखिए, हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट होती है, उसका इंटेक डिफरेंट होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट अ थंब रूल और एक सिंगल साइज फिट ऑल वाला सीन नहीं है, ठीक है। हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट होती है और उसका जो रिएक्शन है पर्टिकुलर थिंग को लेके वो भी डिफरेंट होता है। अगर एक पर्सन को पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर फ्रूट्स या आप बोलो वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो इट डजंट मीन कि सेकेंड पर्सन को भी वैसा ही होगा, ठीक है। हार्मोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, हर एक बॉडी में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। सो लेस इनटेक को जनरली मान लेना कि एक ही पैटर्न हम फॉलो करेंगे कि हम कम खाएंगे तो वी विल लूज वेट, नहीं, ज़रूरी नहीं है। किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, वो जितना मर्जी इनटेक करें बट दे डोंट गेन वेट, बट किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है कि थोड़ा सा भी खाएंगे तो दे विल गेट वेट। बट बॉडी को कितना रिक्वायर चाहिए, ठीक है, बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है उतना तो आपको इनटेक करना ही चाहिए। उससे एक्सेस जो हो रहा है दैट यू कैन लूज विद अ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप खाना कम कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा खाना कि आपका जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, आपकी मेंटल एक्टिविटी है, उसमें भी डिटोरिएशन आ जाती है, उसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एंड ओवर ईटिंग क्या है कि जब डिप्रेशन में आ जाता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, हर तरीके का आप कहें टेक्निक अपनाने की कोशिश कर ली, पर वो पर्टिकुलर बॉडी अचीव नहीं हो रही, वो मसल मास गेन नहीं हो रहा, वो बाइसेप्स नहीं आ रहे, वो आप कहें, ठीक है, वो 6 पैक एप्स नहीं मुझे मिल रहे, तो वो डिप्रेशन में आके ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बुलिमिया। ओके, सो हाउ वी कैन मॉडिफाई द ईटिंग हैबिट ऑफ एडोलसेंस या जनरल पॉपुलेशन? तो उनका उसका एक तरीका ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि आजकल की मैक्सिमम जनरेशन कहाँ बिजी है, टीवी वॉचिंग में या सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लाइफ से जा ही रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी में उनको लाएं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स उसमें लाएं कि ठीक है फास्ट फूड अगर कंज्यूम करना भी है तो वंस इन अ वाइल हो,
ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ना हो, क्योंकि रेगुलरली ये बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है बैडली इम्पैक्ट करते हैं। वाटर इनटेक ज़्यादा रहे, हाइड्रेटेड रहे बॉडी, एक्सरसाइज करें और सब्सटेंस एब्यूज को अवॉइड करें। सब्सटेंस एब्यूज लाइक इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, ऑल दीज नीड टू बी अवॉइडेड। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज अ साइंस ऑफ फूड्स, न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंस विच आर कंटेन इन द फूड। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में स्टडी करने को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं, किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो डाइजेस्ट होते हैं, किस तरह के बॉडी के अंदर आते हैं, किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है एंड हाउ दे विल गेट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ने को कहते हैं न्यूट्रिशन। एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? दीज आर ऑफ टू काइंड्स। One is macro, which are required in a very large amount, ठीक है, जिसमें like protein, fat, carbs. Second one is micro, जो बहुत less quantity में हमारी body को चाहिए होते हैं, like calcium, sodium, minerals and vitamins. ठीक है, next concept आता है balanced diet का, कि हर न्यूट्रिएंट को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना जितना हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हो। ठीक है, सो एडिक्वेट अमाउंट, कि एक अमाउंट जो हम खाना खा रहे हैं उसका प्रॉपर अमाउंट हो और उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एक सही प्रोपोर्शन में हो। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्ब सही प्रोपोर्शन में है, प्रोटीन भी है, थोड़ा फैट भी है। ठीक है, सो दीज ऑल आर इन करेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है वाइटामिन्स, जो एमसीक्यूज में भी जब हमने जनरल साइंस के किए थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन में बता दिया था कि दो टाइप के होते हैं, दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ठीक है, सो इनसे इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती हैं वो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया था, वो वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाके उसे एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए कि कौन कौन सी जो वाइटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज हेल्थ एंड फिटनेस। सो हेल्थ जनरली व्हाट इट इज, कि जस्ट इट इज़ नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल सोशल बीइंग, कि फिजिकली भी इंसान फिट है एंड मेंटली भी ही इज़ फिट। ठीक है, सिर्फ उसको डिजीज, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिस इंसान को डिजीज नहीं है वही एक पर्सन हेल्दी है, नहीं, मेंटली भी उसको फिट होना चाहिए कि किसी तरह का भी स्ट्रेस आता है, किसी तरह का भी प्रेशर आता है, इमरजेंसी आती है, ही कैन हैंडल इट विद पीस ऑफ माइंड। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड हेल्दी। और हेल्दी हम किस तरह से रह सकते हैं? हेल्दी रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज एंड सेकंड इज द राइट इनटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। सही अमाउंट में और सही तरीके का और सही प्रोपोर्शन में खाने को लेना, एंड सेकंड इज द फिजिकल एक्सरसाइज, जिसके लिए ही ये कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो स्टार्ट हुआ था 2019 में, दैट इज फिट इंडिया कैंपेन, जिसका फोकस ही यही था कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसे अवेयर किया जाए, उसे एनकरेज किया जाए टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए, कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया कैंपेन का सिंबल क्या है, दैट इज 4 एशियाटिक लॉयंस। एम्बेसडर की बात करें तो ये आप चेक कर सकते हैं कि अभी कौन है, आई थिंक दिस इज द प्रेजेंट एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया कैंपेन, नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, और फोकस कहाँ किया जाता है? योगा, मेडिटेशन। इसमें यह भी कहा जाता है कि स्कूल में भी इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, टीचर्स भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और स्टूडेंट्स को भी एनकरेज किया जाए कि वो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, इंडल्ज हों। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे रिवाइज, दैट इज फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। फाइन, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और उसके जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हमारे शरीर से बीमारियों को हटाते हैं या फिर हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, उन सब का जो वर्किंग है वो स्टडी इन फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का है फंक्शन पढ़ना ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम्स का। अगर वो हम ह्यूमन के रिलेटेड में पढ़ते हैं तो दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट के रिलेशन में पढ़ते हैं उसके पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, तो दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं सो दैट इज सेल फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज में, इन्वायरमेंट में, न्यूरल सिस्टम के बारे में। सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस पर्टिकुलर
कंटेक्स्ट में हम ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, सो उनके बेस पे उनका नाम वेरी कर जाता है। फाइन, ओके। सो अब है ऑर्गन सिस्टम्स की बारी। तो सबसे पहले आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो डील करता है हमारी बॉडी में बोन्स और मसल्स से, ठीक है। हमारी बॉडी में जो बोन्स किस तरह से आपस में जुड़ी हैं, मसल्स किस तरह से उनके साथ अटैच हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन से मटेरियल की ज़रूरत है, किस वाइटामिन्स की, मिनरल्स की ज़रूरत है, ठीक है। हाउ दे वर्क, ऑल दिस आर स्टडी इन द स्केलेटल सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम स्टडी करते हैं फूड के इनटेक से लेकर उसका पूरा बॉडी में ब्रेकडाउन होना फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। किस तरह से खाना हमारे माउथ के थ्रू ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है एंड डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके इट गेट डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड का मतलब इट गेट ब्रेक डाउन, ठीक है। खाना जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसमें से कार्ब्स जो है एक पर्टिकुलर जगह पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्ब्स का अगर आप कहें तो उसकी जो डाइजेशन है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है माउथ से ही, क्योंकि माउथ में स्लाइवा है, स्लाइवा उसके साथ मिक्स होता है एंड इट रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज। तो वहां पे ही कार्ब्स की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फैट्स की अगर आप डाइजेशन की बात करें तो उसकी डाइजेशन होती है लीवर में, ठीक है। सो फैट जो है मैक्सिमम डाइजेस्ट होता है लीवर में। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में रिलीज होता है, डाइजेस्ट होता है। स्टमक में एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम्स के नाम है, ये पूछे नहीं जाएंगे, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है वो कौन से ऑर्गन में डाइजेस्ट होता है, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। और अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, ये तो होगी डाइजेशन कि खाना ब्रेक डाउन हुआ, उसमें से एनर्जी रिलीज हो गई। अब जब खाना ब्रेक डाउन हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, उसे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, अलग अलग ऑर्गन्स या सेल्स तक पहुंचाना है। लाइक खाना तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से जा रहा है, पर एनर्जी तो कार्डियक सेल्स को भी चाहिए, नर्व सेल्स को भी चाहिए, मसल सेल्स को भी चाहिए, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो क्या है, ये जो ब्रेक डाउन हुआ है खाना वो एब्जॉर्ब होता है एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? एब्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस एट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विलाई कहते हैं, वहां पर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है इन आप कहें न्यूट्रिएंट्स की, एंड थ्रू ब्लड इट रीच टू डिफरेंट सेल्स विच रिक्वायर्ड द रिस्पेक्टिव एनर्जी। फाइन, ओके। सो दैट इज फॉर अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में कार्बन ऑक्सीजन के इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सहेल का फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। सो इसमें जो मेन फंक्शन, जो मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज अल्वियोलाई, ठीक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, देन इट कम्स टू द ट्रेकिया, और ट्रेकिया से जो है इट गेट बाइफर्केटेड इनटू ब्रोंकाई, दो ब्रांचेस बन जाती है और रिस्पेक्टिव लंग्स में चले जाते हैं। सो जो लास्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं अल्वियोलाई। ये स्मॉल ऐसे एयर सैक टाइप के होते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो हमारे सेल ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ब्लड के थ्रू यहाँ आते हैं और अल्वियोलाई में जाते हैं। CO2 यहाँ पे चला जाता है और O2 यहाँ से वापस ब्लड में आ जाता है। CO2 जब यहाँ जाएगा इट विल मूव बैकवर्ड्स, ठीक है, दोबारा से ब्रोंकाई में जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा एंड देन इट कम्स आउट ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? दैट टेक्स प्लेस एट अल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। फाइन, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? हमारा कार्डियक सिस्टम, जिसमें ब्लड आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज। फाइन। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो वर्क है, जो मेन फंक्शन है, वो है ब्लड को पंप करना, ठीक है। हार्ट जो है इट क्या कहेंगे उसको, डायस्टोल और सिस्टोल होता है, ठीक है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की तरह से वो जो साउंड हार्ट में आती है उसके थ्रू इट पंप्स द ब्लड, और ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन है, ब्लड
हार्ट से फिर लंग्स में जाता है जहाँ पे ये प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होके देन इट कम्स बैक टू द हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो मेन फंक्शन है दैट इज ऑफ पंपिंग ऑफ ब्लड। अब इसमें आपको ध्यान रखना है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करेंगी हार्ट से टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और वेन्स जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी करेंगी? ये करेंगी रेस्ट ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि हार्ट से फिर इसने प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में जाना है। अब इन दोनों आर्टरीज और वेन्स में एक चीज का एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, जनरली आर्टरी क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये दो एक्सेप्शंस हैं आर्टरीज और वेन में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लाके वो हार्ट से लेकर जाएगी लंग्स की तरफ, जहां पे लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से दोबारा हार्ट में वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, एंड जब वो हार्ट में आ जाएगा तो हार्ट से इट विल पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कॉल्ड एओर्टा। एओर्टा जो है मेन आर्टरी होती है जो सारे ब्लड्स में ले जाती है। ठीक है, एओर्टा, ठीक है, जो सभी जो है बॉडी की तरफ लेके जाती है। और वेन्स जो होती हैं जो ऊपर से आती हैं दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो नीचे वाली बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, एक बार मैं और आपको रिवाइज करवा देती हूँ, रिपीट करती हूँ। जनरली आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए लेके जाएंगी। जो मेन आर्टरी है दैट इज अयोटा। ठीक है, जनरली जो वेन्स हैं दे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लिया जाता है दो टाइप्स की वेन से, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। अब इन आर्टरीज और वेन्स में एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लंग्स में होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि आप देखिए सांस जो हम ले रहे हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो अल्वियोलाई में हो रहा है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा। ठीक है, तो अब ब्लड से भी जो एक्सचेंज होगा डीऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा वो लंग्स में ही होगा। सो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो है पल्मोनरी आर्टरी, और वहां पे जब प्यूरिफाई हो जाएगा ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगी, तो वापस हार्ट की तरफ लाएंगी पल्मोनरी वेन, और फिर वहां से इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू अयोटा। फाइन, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सेल्स भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसीज। सो 3 टाइप के सेल्स हैं हमारे ब्लड में, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सो और इसके साथ होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन जहां पे ये सभी सेल्स होते हैं। आरबीसीज हो गया जिसमें एचबी है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसीज बहुत टाइप के होते हैं, जैसे इसको मिटा के डब्ल्यूबीसीज बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। ठीक है, तो इनका जो फंक्शन होता है दैट इज डिजीज से लड़ना, जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, एंटीजेंस आ रहे हैं, उनसे लड़ना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, देन कम्स द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग, ब्लड जो जम जाता है ना, जब भी हमें कभी चोट लगती है तो ब्लड जम जाता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगे तो बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग, छोटी सी चोट पे भी ब्लीडिंग बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिस्टम दैट फंक्शंस, दैट इज ऑल अबाउट हार्मोन्स और ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं,
वो बहुत हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के भी फंक्शन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक्चुअल में द मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, बट पिट्यूटरी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखना है, अगर देयर इज हाइपोथैलेमस तो आप हाइपोथैलेमस को मार्क करेंगे। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी है तो आप पिट्यूटरी को मार्क करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है, जो थायराइड आपने सुना होगा, जनरली वीमेंस को थायराइड है कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो रहा है या कम, हाइपो या हाइपर, दैट इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। उसका जो इम्पैक्ट है वो मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आ जाता है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड जो रिलीज करता है एड्रिनल हार्मोन, जो कहाँ लोकेट होता है, किडनी के ऊपर। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कभी स्ट्रेस आता है तो वो ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाता है, हमें एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड करता है, पल्स रेट को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है, तो इन सब चीज़ों से वो हेल्प करता है हमें स्ट्रेस से कोप अप करने की। ठीक है, बाकी हो गए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाने में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। ठीक है, जो डायरेक्टली डक्ट्स में भी रिलीज करता है, जो थ्रू ड्रग्स भी रिलीज करता है एंड डायरेक्टली ब्लड में भी रिलीज करता है, तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है? सो दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को जो है कहा जाता है डुअल ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि इसमें से एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं और ये हार्मोन भी। हार्मोन क्या रिलीज करता है? दैट इज इंसुलिन। ठीक है, जिसकी डेफिशिएंसी से अगर कम है बॉडी में तो डायबिटीज हो जाती है, दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम दैट वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारी डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो एक छोटी सी बीमारी भी इंसान को आप कहें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक छोटा सा जुकाम आप बोलें या छोटा सा फीवर बोलें, दैट इज ऑल्सो प्रूव टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम वीक है, ये जो छोटे मोटे इन्फेक्शन है ना कि थोड़ा बहुत जो हम खा लेते हैं बाहर का या कुछ भी अनहाइजीनिक हमने खा लिया तो हम ठीक रहते हैं। ठीक है, छोटे मोटे सिम्टम्स आए एंड वी आर गुड टू गो। वो क्यों है? बिकॉज इम्यून सिस्टम बेटर वर्क कर रहा है। अगर इम्यून सिस्टम नहीं है, जो बच्चे ऐसे बहुत से ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाता या वीक होता है, उसकी वजह से क्या होता है, दे नीड टू बी वेरी टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, बिकॉज छोटा सा इन्फेक्शन भी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इम्यून सिस्टम में क्या आ जाएगा? मोस्टली इसमें लिम्फ ग्लैंड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, लिम्फ नोड्स हो गए, टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, ये सब जो हैं हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत से इन्फेक्शन को डेली बेसिस पे हम पता नहीं कितने इन्फेक्शन को टच करते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को टच कर रहे हैं, हाथ हमारे आईज में भी लग रहे हैं, मुंह पे भी लग रहे हैं, ठीक है, बाहर भी खा रहे हैं, तो बहुत से इन्फेक्शन को हम फेस कर रहे हैं। उन सब को कौन सा छोटे मोटे सिम्टम्स से हमें, और बहुत बार तो सिम्टम्स आते भी नहीं है ना, तो वो सब जो है हमें हेल्प करता है दिस इम्यून सिस्टम। ठीक है, जिसमें टी सेल्स, बी सेल्स, मेमोरी सेल्स, ये सब एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, लाइफ को आगे फॉरवर्ड करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है फीमेल के लिए, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी, और एस्ट्रोजन जो है दैट इज हेल्प इन द आप कहें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके टाइम के लिए, उसके प्रॉपर वर्किंग के लिए हेल्प करता है। एंड टेस्टोस्टेरॉन इट इज़ द मेल हार्मोन जो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है हमारे नर्वल जो हमारा ब्रेन है और ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उन सब की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। और नर्वस सिस्टम में हम बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, और साथ में ब्रेन के अंदर जितने भी वो पोर्शन हैं, पैराइटल हो गया या वो पोर्शन हो गया जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, जो पोर्शन हो गया जो हार्ट की वर्किंग को रेगुलेट कर रहा है, जो आपकी मेमोरी को रेगुलेट कर रहा है, जो मसल एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, तो इन सब की जो स्टडी है वो हम करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में जो बेसिक उसकी फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है बेसिक, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। देखिए, अगर करना होना तो इसमें ही 2 आवर्स का तो एक सिंपल सिस्टम ही है, बट हमें उतना डीप जाना भी नहीं है, और अभी भी हम वैसे रिवीजन कर रहे हैं, बट मैंने इसको लेक्चर में एक्सप्लेन किया भी है। अगर आप उसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जो आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनीज, यूरेटर,
यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर्स आते हैं जो वर्क करते हैं हमारी बॉडी से फ्लश आउट करने में वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम का भी लिम्फ नोड्स और जो ये लिम्फ है दैट वर्क टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, मेनली इनका फंक्शन यही होता है। बट कभी कभी क्या होता है इनकी ओवर एक्टिविटी से भी, जैसे कहते हैं ना नॉर्मल सेल्स जब ओवर ग्रोन हो जाते हैं तो इट कैन कन्वर्ट इनटू ट्यूमर, सो वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी जब ओवर वर्क कर देता है तो इट कैन converted into a cancerous lesion. Otherwise it helps in maintaining of immune system of our body. Fine. Okay, so why is physiology important? हमें physiology पढ़ना ज़रूरी क्यों है? देखिए physiology, अब हमने जैसे पूरे सिस्टम को एक ओवरव्यू हमने देखा, पूरे सिस्टम के पढ़ने का मकसद क्या है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। अब अगर आपको ये पता है कि हाँ हमारा डाइजेशन जो है स्टार्ट होती है माउथ से, तो आप ये बता सकते हैं कि ठीक है माउथ से स्टार्ट हो रही है तो यू नीड टू च्यू प्रॉपर्ली योर फूड, ठीक है ना, क्योंकि मुंह से ही स्टार्ट हो रहा है तो आपको च्यू करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बिना च्यू करके खा रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये आपने ये पूरी पढ़ लिया कि भाई एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, तो यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी हेल्थ जो कहते हैं ना गट हेल्थ, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रेस्पिरेशन में देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन की जो है ट्रेकिया से होके ब्रोंकाई से होके जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है अल्वेओलाई पे हो रहा है, तो यू नीड टू हैव टू मेंटेन योर लंग कैपेसिटी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी या योगा वगैरह करना है। तो क्या फ़ायदा हो रहा है इस फिजियोलॉजी को पढ़ने में? ये हमें हेल्थ को बनाने में हेल्प करती है, हेल्थ को मेंटेन करने में, हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ओके, तो अप्रोच क्या कर सकते हैं? अगर हेल्थ को मेंटेन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अप्रोच होती है दैट इज प्रिवेंटिव, कि डिजीज को होने ही ना दिया जाए। आप हर चीज़ वो अपनाएं जिससे डिजीज को अवॉइड कर सके। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ठीक है। लोगों को हेल्थ एजुकेशन दी जाए, उनके बिहेवियर में चेंज लाया जाए ताकि वो एक वो लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे डिजीज को दूर किया जाए और हेल्दी तौर पे लॉन्ग लाइफ जी जा सके, ठीक है। इन्वायरमेंट को जो है प्रॉपर वे में मैनेज किया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर हेल्थ सिस्टम, ठीक है। और हार्म मिनिमाइजेशन हो और जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस इज कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी को इम्पैक्ट कर रही हैं या सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, उनकी तरफ जीरो टॉलरेंस, उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्ट किया जाए, उनको हटाने की पूरी कोशिश की जाए, ठीक है। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिजियोलॉजी एंड हेल्थ प्रमोशन, की फिजियोलॉजी को पढ़ने में हमें किस तरह से हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प मिलती है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। सो दीज आर सम फैक्ट्स, ठीक है, जो लास्ट हमारे वीडियो लेक्चर में गलत भी हो गया था। स्टेप्स इज अ स्मॉलेस्ट बोन, जो कि हमारे कान के अंदर 3 बोन्स होती हैं, उसमें से जो स्टेप्स है दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। तो ये हो गई थी और आप बच्चों ने मुझे बताया भी था, ये टाइपिंग कभी कभी एरर हो जाता है और फ्लो में ध्यान भी नहीं रहता। ओके, सो दीज आर सम फैक्ट्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स फूड एंड पर्सनल हाइजीन। सो फूड हम पढ़ चुके, सो पर्सनल हाइजीन। अब देखिए, खाने के साथ साथ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप खाना प्रिपेयर कर रहे हैं या खाना सर्व कर रहे हैं या फॉर्मेटेड खाना खा रहे हैं, अगर हाइजीन नहीं है, सो वही खाना जो आपके अंदर जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाला था, आपकी बॉडी को बिल्ड करने वाला था, आपको प्रोटेक्ट करने वाला था डिजीज से, वही आपके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा डिजीज़ का, ठीक है। सो पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ओके, सो एम क्या है पर्सनल हाइजीन का? खाने को खराब होने से बचाया जा सके। अगर आप प्रॉपर तरीके अपना रहे हैं खाना बनाने के, उसको प्रिजर्व करने के, तो खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है, उसको मिलावट से बचाया जा सकता है, उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ना मिल जाएं, ठीक है। लोगों को इन्फॉर्म किया जा सकता है फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में, क्योंकि आप देखें टाइफाइड, कॉलरा, ये सब चीज़ें हैं जो इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर का इनटेक करने से होती हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? हैंड वॉशिंग, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड हेल्थ स्टेटस रिपोर्टिंग, ठीक है। जो भी खाना बनाने में या उसको सर्व करने में इन्वॉल्व हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसका रिपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है कि प्रॉपर दे नीड टू हैव प्रोटेक्टिव गियर्स, हेड कवर होना चाहिए, क्लोथ्स उनको प्रॉपरली वही पहनने हैं जो कि सिर्फ किचन एरिया में ही अलाउड हैं, और हैंड वॉशिंग, ठीक है।
ओके, फूड हाइजीन के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं विच नीड टू बी टेकन, लाइक चूज फूड नॉट इजिली डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। उसी खाने का इस्तेमाल करें जो सफ़र के दौरान या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जिसको मिनिमाइज इम्पैक्ट हो, क्योंकि जितना दूर दूर जो है खाने को सप्लाई करना है, अगर वो ट्रांसपोर्ट में ख़राब हो गया तो उसकी शेल्फ लाइफ तो कम होगी। सो उसी खाने को यूज़ करें जिसकी जो शेल्फ लाइफ है लॉन्ग है और ट्रांसपोर्ट करते टाइम उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। थॉरली कुक किया जाए ताकि उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हार्म कर सकती है वो हाई टेम्परेचर पे कुक करने पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ईट कुक्ड फूड इमीडिएटली, पके हुए खाने को जल्दी से जल्दी खाना, क्योंकि पका हुआ खाना अगर उसको नॉर्मली रख दिया जाता है तो फूड रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जल्दी ग्रो होने लगते हैं। रीहीट थॉरली, अगर आप कल के बचे खाने को खा रहे हैं, फ्रिज में रखे हुए खाने को खा रहे हैं, तो पहले उसे डीफ्रॉस्ट करें। डीफ्रॉस्ट मतलब फ्रिज से निकाल के खाने को सीधा गर्म नहीं करना है, उसे पहले रूम टेम्परेचर में लाने देना है, देन यू हीट इट एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। इससे न्यूट्रिएंट्स तो डाई हो जाते हैं, जब आप रीहीट करते हैं ना खाने को तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं, बट आपको न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट्स तो हो रहे हैं कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, ठीक है, जो बैडली इम्पैक्ट करें, ठीक है। तो इट इज़ सेड कि जितना जल्दी खाना बना है उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम किया जा सके, क्योंकि अगर आप उसे बाद में कंज्यूम कर रहे हैं रीहीट करके तो जो भी वाटर सॉल्युबल जो वाइटामिन्स होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, वो लीच आउट कर जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। हैंड वॉश किया जाए, रॉ और कुक्ड फूड को सेपरेट रखा जाए, क्योंकि रॉ फूड से कुक फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर बहुत हाई टेम्परेचर पर एंड बहुत लो टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटाइजेशन, सेफ वाटर एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, कि जो प्रोडक्ट्स जो भी फूड मटेरियल पहले लाया गया है उसे पहले कंज्यूम किया जाए, उसे पहले पकाया जाए, उसे पहले इस्तेमाल किया जाए, और जो बाद में आया है उसको लेटर ऑन किया जाए, ठीक है। ओके, सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ HACCP, ठीक है। सो दिस इज़ द इट इज़ अ अप्रोच जिससे कि प्रिवेंट किया जाता है कोई भी खाने के अंदर बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल हजार्ड उसके प्रोडक्ट उसके बनाने के टाइम पर ना हो, और जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो फिनिश प्रोडक्ट बना है, वो हेल्दी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग की जाती है, आप कोई भी फूड प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी लेबलिंग होती है, उस पर प्रॉपरली मेंशन होता है। आप अगर ब्रेड लेते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि आपको इट हैज़ टू बी यूज्ड बाय दिस, है ना, मैन्युफैक्चर यहाँ पर है और इट नीड टू बी कंज्यूम बाय दिस। तो ये सब चीज़ें क्यों की गई हैं? जस्ट कि जो है एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो, और फूड बॉर्न डिजीज़ जो है, फूड बॉर्न इलनेस जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि हर एक फूड प्रोडक्ट की जो आपका शेल्फ लाइफ है वो डिफरेंट है, ठीक है। कोई बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और कोई काफ़ी देर तक नहीं होता, जैसे सीरियल्स हो गए या रॉ ग्रेन्स हो गए, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, उनका लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ठीक है। तो लेबलिंग की जाती है, और लेबलिंग का जो काम है, इसकी जो रेगुलेशन है वो FSSAI करती है, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, 2008 में ये भी किसने कहा था कि इट हैज़ बीन मेड इन 2006? नहीं, 2006 में एक्ट आया था, और उस एक्ट के बेस पे इसे बनाया गया था 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, ठीक है। सो इसका काम क्या है, जो फूड लाइसेंस होते हैं डिफरेंट फूड रिटेलर्स के, उनको ये रेगुलेट करता है और ये देखता है कि जो पैक्ड फूड बन रहा है, जो मार्केट में आ रहा है, कंजप्शन के लिए आ रहा है, वो क्या उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है जो कि इनके द्वारा फिक्स किए गए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दिस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अथॉरिटी का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। सो फूड साइंस जिसमें हम पढ़ते हैं कि फूड के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर माइक्रोबायोलॉजी के बेस पे बोलें, केमिकल बेस पे बोलें, फिजिकल बेस पे बोलें, एंड किस तरह के हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस मतलब उसे बहुत से फूड प्रोडक्ट को, जैसे टोमेटो से आप टोमेटो सॉस बनाते हैं, पोटैटो चिप्स बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। बट उन प्रोसेसिंग के जो वो प्रोसेसिंग फूड की जाती है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रोडक्ट को किस टेम्परेचर पे प्रोसेस करें और किस तरह से उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उसमें अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आप कहें मिक्स होने के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है और ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो उस सब को करने के लिए आपका फूड साइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फूड साइंस हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन,
फिजिकल कंपोजिशन और उसका माइक्रोबायोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और उसी की बेस पे किया जाता है फूड की प्रोसेसिंग को, ठीक है। ओके, फूड प्रोसेसिंग और फूड साइंस के आप अगर ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन पढ़ना है, कि हमें कॉम्पोजिशन जानना है कि फूड की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कब तक इसे कंज्यूम किया जा सकता है, कितना बेनिफिट या हार्मफुल हो सकता है ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को हेल्प करेगा कि ये फूड प्रोडक्ट है, अगर इसमें ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो वो किस कंटेनर के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। ग्लास में इसको स्टोर करें, किसको टिन में स्टोर करें, किसको कैन में स्टोर करें, किसको प्लास्टिक में स्टोर करें। सो दीज ऑल हेल्प अस बाय स्टडिंग फूड साइंस, ठीक है। इन्वेस्टिंग द माइक्रोबियल एस्पेक्ट, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, हेल्पफुल हैं कि हार्मफुल हैं। न्यू फूड प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में जो हम पढ़ते हैं, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन होती है, ठीक है। फूड में इंपॉर्टेंट मिनरल्स को ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। एक तो हो गया आपका फूड अडल्ट्रेशन तो होगी जिसमें मिक्सिंग होती है हार्मफुल इम्पैक्ट की। फूड फोर्टिफिकेशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट लाइक विटामिन ए हो गया, उसे ऐड कर दिया जाता है मिल्क प्रोडक्ट में, या विटामिन डी हो गया, दैट इज एडेड इन द मिल्क प्रोडक्ट। ये खुद से डाला जाता है, ठीक है, ताकि जो फूड प्रोडक्ट की जो ओवरऑल वैल्यू है उसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि सेपरेटली वो इनटेक नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन में देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर जो विटामिन है या मिनरल है उसका लेवल बहुत कम है, तो किस तरह से मैक्सिमम पॉपुलेशन का उसका इनटेक कराया जाए। तो क्या किया जाता है, जनरली जो फूड इनटेक पॉपुलेशन करती है, कि आप देखो सीरियल्स तो सब खा रहे हैं, अनाज तो सब खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, तो उसमें डाल दिया जाता है मिल्क में फोर्टिफाइड कर दिया जाता है विटामिन डी, सीरियल्स में फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए या अलग अलग विटामिन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। सो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक। तो फूड को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। तो पहली मेथड आ जाता है कैनिंग। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक फूड को गर्म किया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक कर दिया जाता है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसे गर्म करते हैं तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। पाश्चराइजेशन क्या है, जो मिल्क में किया जाता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म नहीं करते, 60 to 70 डिग्री पे करते हैं, एंड देन यू कूल इट डाउन एंड देन पैक्ड इट, ठीक है। तो इससे भी मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट डाइड। स्टरलाइजेशन में जो टेम्परेचर है दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ 115, और स्टरलाइजेशन में के थ्रू जो मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट प्रिजर्व किए जाते हैं ना, दैट इज़ बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी फूड प्रोडक्ट, ठीक है। बेबी फूड प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो इसी तरीके से पैक किए जाते हैं, ठीक है, जो जस्ट ओपन करके आपको कंज्यूम करने हैं, ठीक। ब्लांचिंग क्या हो गया कि बहुत गर्म किया किसी प्रोडक्ट को एंड देन यू डिप इट इनटू अ वेरी कोल्ड वाटर, सो दैट इज कॉल्ड ब्लांचिंग। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज बहुत लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कम हो जाती है। दो टाइप की फ्रीजिंग होती है, एक क्रायोजेनिक दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस एंड फास्ट फ्रीजिंग दैट इज -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, हमें क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो है ना फूड प्रोडक्ट में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को आप कहें एनकरेज करता है, तो मॉइस्चर को हमने निकाल देना है तो हम उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। जैसे घरों में हम देखते हैं कि कुछ भी बनाना हो, लाइक अचार बनाते हैं तो उसको ड्राई करते हैं, सन ड्राई, है ना, क्योंकि मॉइस्चर अगर आप निकाल देते हैं तो इट कैन बी रिमेन देयर फॉर लॉन्ग टाइम। अचार घरों में काफ़ी देर तक रहते हैं ना, 2-2 साल तक खराब नहीं होते। कैसे, क्योंकि मॉइस्चर निकाल रहे हैं, एक तो आप सन ड्राई कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट भी मॉइस्चर को ले लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो सन ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, ठीक है, लो टेम्परेचर पे ट्राई करना, एंड स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग से जो है पाउडर्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे दूध से जो पाउडर्ड मिल्क बनाया जाता है ना, दैट इज बाय दिस टेक्निक। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज मैकेनिकल, लाइक ग्राइंडिंग, चॉपिंग, मिंसिंग एंड सीविंग, ठीक है। ग्राइंडिंग जो हो गया पीसना जिसको कहते हैं ना, चॉपिंग छोटे छोटे पीसीज में उसको काटना, एंड मिंसिंग इन सिमिलर टू ग्राइंडिंग बट इट इज़ थोड़ा ज़्यादा उसको पाउडर्ड फॉर्म में लाना, एंड सीविंग इज जो घरों में हम देखते हैं ना, छानते हैं, जो कोर्स मटेरियल होते हैं उनको फाइन मटेरियल से सेपरेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज द सेपरेशन, दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। घरों में आपने देखा होगा कि क्रीम से जब मक्खन को सेपरेट किया जाता है तो दैट इज थ्रू दिस टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन, टी को बनाने में मोस्टली इट इज़ यूज्ड, ठीक है।
प्रेसिंग, यहाँ पे हाई प्रेशर प्रोसेसिंग यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे फूड प्रोडक्ट पे अप्लाई किया जाता है, एंड देन इट इज स्टोर्ड एंड देन इट इज पैक्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। इररेडिएशन इज अ प्रोसेस जहाँ पर रेडिएशंस, ठीक है, माइक्रो रेडिएशंस का यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रोसेस करने के लिए एंड फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। नाउ द कॉमनली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव, विनेगर और सॉल्ट जो है वो हमारे घरों में भी बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, एंड अदर इज अ सोडियम बेंजोएट। अब फूड प्रोसेसिंग का मकसद क्या है? सो फर्स्ट इज प्रिजर्वेशन, कि उसको उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएं, ज़्यादा देर तक रख सके। सेकंड इज न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, विटामिन ए को डालना, डी को डालना। सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ वैल्यू को उसकी बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ाना, ठीक है। एनहांस सेंसरी क्वालिटीज, कि उसकी जो लुक है प्रोडक्ट की ना, इट शुड बी अपीलिंग टू आईज ऑल्सो, स्मेल अच्छी हो, लुक अच्छा हो उसके लिए। एंड कन्वीनियंस, कि ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना, कंज्यूम करना ईजी हो। आज की भागदौड़ की जिंदगी में ना वी नीड फूड विच कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड एंड इजीली कंज्यूम, ठीक है। हर इंसान बहुत जल्दी में है, तो कन्वीनियंस तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक। ओके, दीज आर सम चैलेंजेस। और रिसेंट ट्रेंड्स में अगर हम देखें, सो क्लीन लेबलिंग, क्योंकि मैक्सिमम जो भी, क्योंकि लेबलिंग तो इंपॉर्टेंट कर दी गई है FSSAI द्वारा, बट पॉइंट इज कि लेबलिंग क्लीन होनी चाहिए और इतनी बोल्ड होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर है उसकी नज़र उस पर जाए। बट मोस्टली ऐसा किया जाता है कि बहुत उसे छुपा के दिया जाता है, कि अगर उसमें कुछ है भी ना तो आपकी आंखों में आए ही ना, ठीक है, इग्नोर हो जाए वो आंखों से, ठीक है, स्किप हो जाए। सो क्लीन लेबलिंग। फंक्शनल फूड, फंक्शनल फूड क्या है? फंक्शनल फूड वो हैं जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट से ज़्यादा भी कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यू कैन से ना कि बिटर गॉर्ड जो होता है दैट हेल्प्स इन डायबिटीज़, सुना होगा आपने, ठीक है, करेला जो है वो डायबिटीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे बीट रूट होता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग, आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से बहुत से फूड प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मल न्यूट्रिशन देने के साथ साथ ना किस पर्टिकुलर ऑर्गन को बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फूड। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कि जो भी फूड की प्रोसेसिंग हो रही है आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, ठीक है। वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हों जिससे कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ आज का नहीं सोचना है, हमें फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना है। एंड द आप कहें क्लाइमेट और ये ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ अ बिग बिग मेजर इशू नाउअडेज, ठीक है। तो हर चीज़ जो हमें करनी है डेवलपमेंट के थ्रू, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉवल प्रोसेसिंग टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि जिससे हम जो फूड के अंदर ही उसको जब ग्रो किया जाता है ना, फूड प्रोडक्ट्स को, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो उनके अंदर ही उस क्वालिटीज़ को इंडल्ज कर दिया जाता है थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, जीन्स में चेंजेस ला दिए जाते हैं जिससे कि वो डिजीज़ के रेजिस्टेंट हो जाएं, ड्रॉट के रेजिस्टेंट हो जाएं, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। So that is called biotechnology. Plant-based and alternative proteins. Okay. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम रिवाइज करेंगे, आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट 5 का, दैट इज केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके, डिफरेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल करके फूड की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि फूड में किस किस से बना हुआ है। तो सबसे पहला आ गया हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जो बेसिकली फोकस करता है फूड प्रोडक्ट में, एनालाइज करता है मॉइस्चर, प्रोटीन कंटेंट, फैट एंड कार्ब्स का, ठीक है, कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना मॉइस्चर है, कितना फैट है। सो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्रेविमेट्रिक, जो कि सिर्फ वेट के टर्म में इन सब प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वेट। टाइट्रीमेट्रिक ये मेजर करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या करता है कि इसमें से हम क्या है, जितना भी मॉइस्चर है उसको निकाल देते हैं, सो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसका वेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है क्रोमैटोग्राफ, ठीक है। क्रोमैटोग्राफ क्या है कि इसमें हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को जो हमें एनालाइज करना है कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, हम इस हिसाब से एनालाइज करते हैं कि जो भी टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है उसमें 2 स्टेजेस होती है, एक होती है मोबाइल स्टेज, एक होती है स्टेशनरी स्टेज। तो किस फूड प्रोडक्ट की किसकी तरफ ज़्यादा एफिनिटी है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सो 2 तरह की मोबाइल फेसेस होते हैं, एक होता है लिक्विड
जिसमें गैस एंड लिक्विड बोथ आर यूज, एंड सेकेंड इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक लिक्विड होगा जो मोबाइल फेज में होगा, एक अंदर से स्ट्रिप डाल दी जाती है और उसके ऊपर जो है मटेरियल कोट कर दिया जाता है, विच इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। ठीक है, देन अ डॉट ऑफ जो भी मटेरियल है, जो भी फूड प्रोडक्ट है जिसको एनालाइज करना है, उसका डॉट प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब कैपिलरी एक्शन से ना ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो मोबाइल फेस है, वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये जो फूड प्रोडक्ट है ना, अब उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस से ज्यादा है या ये स्टेशनरी फेस से ज्यादा है, उसके बेस पर ये या तो यहीं पर रहेगा या इट विल मूव अपवर्ड। ठीक है, और उसी बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में कौन सा केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो किस चीज को एनालाइज करने में ये हेल्प करते हैं? फैट्स को, कलर्स को और फ्लेवर्स को। ठीक है, कि कौन से अमाउंट का फैट इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, जैसे यूवी रेज हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके हम जानते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो माइक्रो रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूवी रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, और जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आ गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस। ठीक है, और मोस्टली कौन से कंपाउंड्स? वोलेटाइल कंपाउंड्स। ये ध्यान रखिए आप, वोलेटाइल जो बहुत जल्दी गैसियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इससे हम क्या एनालाइज करते हैं? मेटल एंड मिनरल्स को। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री से हम मेजर करते हैं मेटल्स और मिनरल्स को। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को पास थ्रू किया जाता है मटेरियल से, और जो एटम्स हैं वो थोड़े से जो आप ना एक्टिव फेज में आ जाते हैं, और एक तरह से एक चैम्बर सा होता है जहां से लाइट को एक तरफ से डाला जाता है एंड दूसरी तरफ से ये कम आउट होती है। तो जितनी इसकी जाते टाइम पे जो इसकी एटम्स की स्पीड होती है, जब वो यहाँ से आउट होती है, इट गेट चेंज, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल है जिसमें आपको एनालाइज करना है मेटल और मिनरल्स को। ठीक है, तो ये जो मटेरियल यहाँ पे होगा, जब लाइट यहाँ से पास थ्रू होगी, इट विल एक्टिवेट द आयंस, और इसकी जो एनर्जी होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेगी, यहाँ से जाके जब यहाँ से बाहर निकलेगी, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर कम होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी इसकी यहाँ पे जो एटम्स हैं उनको एक्टिवेट करने में यूज हो गई। ठीक है, सो जो एनर्जी ड्रॉप हुई है उसको मेजर करके हम एनालाइज करते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या है? जिसमें हम एम्पलीफाई करते हैं डीएनए को। कोई भी फूड प्रोडक्ट उसमें माइक्रोबियल सब्सटेंस अगर पाया गया है, उसको हम डीएनए एम्पलीफिकेशन करते हैं, मतलब इतने लेवल पे उसका डीएनए बढ़ा देते हैं ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, और आइडेंटिफाई हो जाए, और देन यू कैन फाइंड आउट कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में है, दैट इज हार्मफुल और दैट इज हेल्पफुल। ठीक है, एंड लास्ट इज द माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि फूड प्रोडक्ट में किसी तरह का एलर्जन तो नहीं है, और अगर है तो किस अमाउंट में है। सो ELISA टेस्ट किया जाता है, एंड दिस इज द सेम टेस्ट विच इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ एड्स, डायग्नोसिस ऑफ एड्स। ओके, सो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज रिवीजन सीरीज इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ को आप कह सकते हैं जो इरिवर्सिबल है, इसको कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, so it is a constant increase in size and it is referred to physical and biological changes. जो body में physical और biological changes आते हैं, that is referred to growth. And what is development? Development है behavior और functional changes के बारे में। ठीक है, जो behavior में change आते हैं या function में changes आते हैं, that is development, और physical और biological जो changes आते हैं, that is growth. इसके कुछ differences हैं which has been mentioned here. Growth quantitative है, डेवलपमेंट को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, उसकी 10% इंटेलिजेंस बढ़ी है, 20% इंटेलिजेंट बढ़ी है, या वो 10% स्मार्ट है, 20% स्मार्ट है, नहीं। बट आप हाइट, वेट, इन सब चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, एंड दैट इज ऑन द 3 फ्रंट, दैट इज इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ठीक है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम पे रुक जाती है। ठीक है, हाइट हमेशा नहीं बढ़ती। ठीक है,
आप एक पर्टिकुलर एज के बाद जो हाइट है दैट स्टेशनरी हो जाती है. सो ग्रोथ इज स्टॉप एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बट जो डेवलपमेंट है इट कंटिन्यू. ठीक है, इट कैन बी मेजर एंड इट कैन ओनली बी असेस्ड. डेवलपमेंट किस किस टाइप की हैं? सो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, सो ग्रॉस एंड फाइन. जैसे छोटा बच्चा है, पहले चलना सीखता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है. ठीक है, दैट इज ग्रॉस. ठीक है, मेजर. देन फाइन होगी जब वो लिखना सीखेगा. ठीक है, चम्मच से खाना सीखेगा. ठीक है, हाथों से खाना सीखेगा. सो वो फाइन मूवमेंट है. ठीक है, सो दीज आर फिजिकल. कॉग्निटिव जो मेंटल में आती है, माइंड से रिलेटेड. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. इमोशंस को देखो, छोटा बच्चा है, ही डजंट नो कि उसे कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना है, कहाँ उसे एंगर बताना है, कहाँ नहीं बताना है. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी नो अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है पब्लिक में, तो वी नीड टू कंट्रोल दैट. ठीक है, हम हर जगह एक ही तरह से बिहेव नहीं कर सकते. सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन एंड इमोशनल. मॉरल, दैट इज एथिकल, सही और गलत के बीच का डिफरेंस. ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट जो सोशलाइजेशन से आती है. ठीक है, जब आप सोसाइटी में एंटर करते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, पीयर ग्रुप में जाते हैं. ठीक, नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड साइकोलॉजिकल. लैंग्वेज इज हाउ टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, आपके इमीडिएट फैमिली से और लॉन्ग सोसाइटी से किस तरह से इंटरेक्ट करना है. एंड साइकोलॉजिकल, साइको सोशल मतलब सोसाइटी को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, लाइक के स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है. सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. सो एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल स्टेजेस. एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें 8 स्टेजेस की बात की है, फ्रॉम द इन्फेंसी टिल द डेथ, कि इंसान अपनी डेवलपमेंट के थ्रू इन 8 स्टेजेस से गुजरता है. पहली आती है इन्फेंसी, दैट इज 0 to 1 ईयर्स में, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. कि अगर तो उसकी नीड्स फुलफिल हुई तो वो सोसाइटी पे, लोगों पे विश्वास करना सीखेगा. अगर नहीं तो ही विल डेवलप मिसट्रस्ट, वो लोगों पे जल्दी विश्वास नहीं करेगा. अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 3 साल की उम्र, जब बच्चा बाहर तो नहीं निकला है बट आप कहें अपनी ही सोसाइटी में अब उसने बोलना या आप कहें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ डाउट. अगर इस वक्त बच्चे को फ्रीडम दी जाती है अपनी पसंद का खाना चूज़ करने का, कपड़े पहनने का, सो वो ऑटोनॉमी को डेवलप करेगा. उसे खुद पे शक नहीं होगा, वो डेवलप करेगा कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है और वो डिसीजन सही भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आएगा 4 to 6 ईयर्स, जब स्कूल में एंट्री होती है, जब पीयर ग्रुप में एंट्री होती है, अपनी उम्र के बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू होती है. तो वहाँ शुरू होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. ठीक है, क्योंकि अब वो रिलेशन बनाएगा, अपने फ्रेंड्स बनाएगा, इनिशिएटिव लेगा. और अगर तो फ्रेंड्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई और वहाँ पे उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला तो दैट इज गुड, अदरवाइज ही विल डेवलप अ गिल्ट. नेक्स्ट इज स्कूल एज, दैट इज 7 to 12 ईयर्स, जो फर्दर आपकी टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स एडोलसेंस में जा रही है. बट एडोलसेंस इज बिटवीन 13 to 18. इसमें इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी, कि अब फ्रेंड सर्कल थोड़ा बड़ा हो रहा है. अगर तो फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी अपने आप को उस फ्रेंड सर्कल में फिट पा रहे हैं, सो यू आर गुड टू गो. बट अगर आपको फ्रेंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फ्रेंड आपको बोल रहे नहीं, यू आर नॉट गुड, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, या नहीं अपने लेवल का फ्रेंड सर्कल बना पा रहा, तो ही विल डेवलप इंफीरियरिटी. नेक्स्ट है एडोलसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. एडोलसेंस वो टाइम है जब बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो खुद को अपने आप कहें अपनी बायोलॉजी के साथ अपने आप को सोशली और बायोलॉजिकली अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अगर बायोलॉजिकली और सोशली ही इज सेम तो गुड, अदरवाइज ही विल डेवलप अ रोल कन्फ्यूजन. नेक्स्ट इज यंग अडल्टहुड, दैट इज अर्ली 20 व्हेन इट फॉर्म्स रिलेशनशिप. अगर रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुए सो इंटीमेसी, अदरवाइज आइसोलेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. नेक्स्ट अडल्टहुड 20 to 50 और 60, 40 to 60 है ना, 20 to 40 होगा. ओके, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. इट इज़ अ टाइम जब पर्सन जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए फैमिली को, बच्चों को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है, वो ये फील करता है कि हाँ जो जिस काम से वो सोसाइटी को रिवर्ट बैक कर रहा है, या अगर वो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में तो ही विल फेस स्टैग्नेशन. एंड लास्ट इज 60 ऑनवर्ड्स, जहाँ पे बैठ के वो एनालाइज करता है कि उसने पूरी लाइफ में 60 ईयर्स में, इस पूरे लाइफ टाइम में उसने क्या अचीव किया, वो क्या कितना बेनिफिशियल था, और अगर वो कुछ नहीं अचीव कर पाया तो वो अपनी लाइफ से जो है निराश ही रहता है. दैट इज कॉल्ड डेस्पेयर. ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्रीनेटल,
जो कि पहली 40 वीक की होती है, दैट इज़ द 9 मंथ जो वूम में होते हैं मदर के, ठीक है। सो वो बेसिकली होती है मिड लाइन से स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरी की तरफ डेवलप्ड होती है, जिसको स्फेलोकॉर्डल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया इन्फेंसी, जो टॉय एज है, उस टाइम पे बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है। प्ले स्टेज नहीं, आप इमिटेशन स्टेज बोल सकते हो। उस वक्त बच्चा वही चीज़ें करता है जो वो देख रहा है, जस्ट इमिटेट, अपने इमीडिएट ग्रुप को जस्ट वो इमिटेट करता है। नेक्स्ट आ गया आपका अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल की उम्र का, जिसको आप प्ले स्टेज भी कह सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और 90% ऑफ ब्रेन इसी टाइम पे डेवलप होता है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड है 6 to 12 ईयर्स का, जो कि सबसे बड़ा ट्रबलसम है, क्योंकि इसी टाइम पे जो हमने पढ़ा, एरिक्सन ने जैसे बताया कि इंडस्ट्री या इन्फीरियॉरिटी, ठीक है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, अपना पीयर ग्रुप बना रहा है, प्रॉपरली सेटल आउट हो रहा है, अदरवाइज इन्फीरियॉरिटी। एंड नेक्स्ट इज एडोलसेंस, जहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस, रोल कन्फ्यूजन आ रहा है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है सेक्सुअली, बायोलॉजिकली, सोशली। अगर जिस तरह से वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, सोसाइटी उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे, ठीक है, रोल कन्फ्यूजन होगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करते हैं, दीज आर हेरिडिटरी, ठीक है। अगर पेरेंट्स हाइट में ज़्यादा हैं तो देयर आर मोर चांसेस बच्चे भी हाइट में ज़्यादा होंगे, ठीक है। बालों का कलर, आइज़ का कलर, इट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटरी। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, ठीक है, अगर पॉवर्टी है तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं होंगे तो ग्रोथ हैम्पर होगी। न्यूट्रिशन पे, इन्वायरमेंट, यू कैन से, एजुकेशन, फैमिली, सोसाइटी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ऑल दिस इम्पैक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कुछ ट्रॉमा का रहा है तो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट होगी, बच्चा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती, इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाएगा, बहुत से सिंड्रोम्स को फेस कर लेता है, पैनिक अटैक्स वगैरह होने लगते हैं, ठीक है, गैड हो जाता है। सो दीज ऑल कैन बी बिकॉज ऑफ अ बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दैट इज इट। इसके साथ आज हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिट 5 का रिवीजन। कल के वीडियो लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ यूनिट 4, ठीक है। मैं अपने एंड से जितना हो सकेगा आपकी रिवीजन कंप्लीट कराऊंगी। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपने टारगेट को अचीव करें और इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करें। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, टिल देन गुड बाय।